पिताजी अपने बच्चे के काफी प्यार से परवरिश ही नहीं करता, बल्कि उसको पढ़ा लिखा करके एक अधिकारी बनाना चाहता है। लेकिन मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही एक दिन उस बेटी की बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या हो जाती है, यानी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की वजह जब लोगों को पता चलता है तो सच में हर कोई सुन करके सन्न सा रह जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, आज की जो सच्ची घटना बताने वाले हैं, दरअसल यह घटना जो होता है, यह घटना होता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ का एक थाना लगता है गोंडा, और इसी गोंडे थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पिंजरी। और इसी पिंजरी गांव का रहने वाला अतर सिंह होते हैं। और अतर सिंह जो कि पैसे से किसान होते हैं, यानी उनकी किसानी करते हैं। उनकी पत्नी होती है कस्तूरी देवी। अतर सिंह के टोटल 5 बच्चे होते हैं, 5 बेटे, जिसमें बड़ा बेटा ओम प्रकाश और सबसे छोटा बेटा जो होता है वो जयकिंदर होते हैं। अतर सिंह अपनी पांचों बेटा का शादी कर चुका होता है। उनके पांचों बेटे अपने परिवार के साथ एक ही मकान के अंदर अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमरे में। बड़ा बेटा ओम प्रकाश की एक बेटी है, दिव्या होती है, नाम दिव्या होता है, जिसकी उम्र करीब करीब 14 वर्ष होती है उसकी उम्र, जो अपने ही इलाके के हाई स्कूल से पढ़ाई करती है, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। बात आपसे हम करते हैं इस घटना की 26 दिसंबर 2016 की सुबह का समय रहा था। दरअसल इसी पिंजरी गांव का एक व्यक्ति जब अपने खेतों के भीतर जाता है तो देखता है कि उसी के गांव के जो है राजेंद्र के खेत में दिव्या की लाश पड़ा हुआ है। अब दरअसल किसी ने दिव्या की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या किया था। वो व्यक्ति वापस वहां से भागते दौड़ते गांव में पहुंच जाता है और इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों के लोगों को दे देता है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी दिव्या के पिता ओम प्रकाश और उसकी मां को पता चलता है, अब सब कोई रोते बिलखते घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन साथ में एक बात की जानकारी और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी देते हैं। इस तरह पुलिस को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस भी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और सबसे पहले जो है दिव्या की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि दिव्या के शरीर के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। लेकिन पुलिस इस घटनाक्रम की खुलासा करती है तो उसको साफ पता चलता है, मुआयना करने के बाद दिव्या की हत्या वहां नहीं हुई थी, क्योंकि दिव्या की लाश को जब घसीट करके वहां पे लाया गया था तो उसका निशान भी साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन पुलिस जब उस निशान को पीछा करते हुए आगे की तरफ आगे बढ़ती है तो वहां से करीब करीब 300 मीटर दूरी पर दालचन के खेत में कान की जो 2 बाली होती है, लाल चूड़ी के कंगन होती है और एक जोड़ी चप्पल भी पड़ा हुआ मिलता है। दरअसल वहां पर खून के कुछ धब्बे भी पड़े हुए होते हैं, छींटे भी होते हैं, जिसको देख करके पुलिस वाले साफ इस बात को समझ जाते हैं कि शायद दिव्या की हत्या वहीं पर की गई होगी। पुलिस उस घटनास्थल पे ही डॉग स्क्वाड टीम को बुलवाती है। अब पुलिस जब अपनी खोजी कुतिया को जब छोड़ती है तब कुतिया वहां से सूंघते हुए सीधे ओम प्रकाश के घर पे पहुंच जाती है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद दिव्या की हत्या उसके घर के किसी परिवार वालों ही ने किसी ने किया है। पुलिस वाले जब इस ओम प्रकाश से पूछते इस घटना के बारे में तो ओम प्रकाश कहता है कि साहब, मेरी बेटी रात के समय अपनी छोटी चाची प्रेमलता के पास सोई हुई थी। दरअसल दिव्या जो है हर रोज अपनी चाची के साथ ही सोया करती है। प्रेमलता जिसके पति का जो नाम होता है जयकिंदर। अब जयकिंदर जो कि आंध्र प्रदेश रेलवे के भीतर नौकरी करता है और वहीं पे वो रहता है। अब पुलिस जब इस बारे में जब प्रेमलता से पूछताछ करती है तो प्रेमलता का कहना होता है कि साहब, सुबह सुबह मैं दिव्या के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली थी। दिव्या उधर कुछ काम से रुक गई, मैं अपने घर चली आई। अब दिव्या के साथ क्या हुआ उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। इस तरह से प्रेमलता कहते हैं। जब प्रेमलता इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है, पुलिस को बिल्कुल भी प्रेमलता की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी पुलिस प्रेमलता से दबाव से पूछताछ नहीं करती, बल्कि अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस पूरे केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस उस कान की बाली, चप्पल और चूड़ियों के बारे में जब दिव्या की मां से पूछताछ करते तो दिव्या की मां कहती है कि साहब, कान की बाली और चप्पल तो मेरी बेटी का है, लेकिन मेरी बेटी चूड़ी नहीं पहनती थी। अब जैसे चूड़ी से इनकार कर देती है, पुलिस को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद दिव्या की जिसने भी हत्या किया है इसके भीतर कोई ना कोई महिला जरूर शामिल है। अब इधर खोजी कुतिया भी जब वहां घटनास्थल से ओम प्रकाश के घर पर पहुंच जाती है तो पुलिस को पहले से ही शक हो जाता है कि अपराधी जो है ओम प्रकाश के घर के भीतर ही छुपा हुआ है। लेकिन वह कौन होता है, पुलिस के लिए ढूंढना इतना आसान तो नहीं होता। परिवार में इतने सारे सदस्य होते हैं, इसलिए पुलिस अब दिव्या की जितने भी चाचियां होती है सबके घरों की तलाशी लेती है। उस तलाशी के दौरान जब प्रेमलता की घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके बेड के पीछे जो है कुछ लाल कलर की चूड़ियां भी दिखती है। अब जो घटनास्थल पे चूड़ियां मिली थी उनसे ठीक
मैच करती है। अब जैसे इस तरह की चूड़ियां मिलती है, पुलिस इसी के आधार पे प्रेमलता को अपने गाड़ी में बिठा लेती है और लेकर के थाने आ जाती है। और फिर प्रेमलता से दिव्या की हत्या के बारे में काफी दबाव से पूछताछ करती है। जब दबिश डालती है, जब पुलिस अपना दबिश डालती है और पुलिस जब पूछताछ करती है, तो आखिरकार प्रेमलता जो है अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन प्रेमलता जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करती है पुलिस वालों के सामने, तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान सा रह जाता है। दरअसल इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है ना, वो घटना से करीब करीब 2 वर्ष पहले। जी हाँ, अतर सिंह का सबसे छोटा बेटा होता है जय किन्नर, जो आंध्र प्रदेश रेलवे के भीतर नौकरी करता है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। जय किन्नर जैसे ही नौकरी करने लगता है, उसके बाद से अतर सिंह जो है अपने बेटे की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू करता है। तभी अतर सिंह की मुलाकात जो है हाथरस का रहने वाला रमेश चंद से हो जाती है। रमेश चंद की ही बेटी है प्रेमलता, जो देखने में काफी खूबसूरत होती है। अतर सिंह जब प्रेमलता को देखता है, तो देख करके अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है। अब रमेश चंद्र जो कि फौज के भीतर नौकरी करता है, लेकिन अतर सिंह की हैसियत जो है रमेश चंद्र के सामने कुछ भी नहीं होता है। फिर भी रमेश चंद्र अपनी बेटे की शादी जो जय केंद्र से तय कर देती है। रमेश चंद्र अपनी बेटी की शादी सिर्फ इसलिए तय करता है क्योंकि जयकिंदर रेलवे के भीतर नौकरी करता था। और आखिरकार साल 2015 के शुरुआती दौर में ही जयकिंदर की शादी जो है प्रेमलता से हो जाती है। इधर प्रेमलता जब शादी करके अपने ससुराल में आती है और जब अपने जेठानियों की हालात को देखती है, एकदम से घबरा सा जाती है, परेशान हो जाती है। प्रेमलता इस प्रकार से क्रोधित होती है, गुस्से में आती है कि अपने माँ के नंबर पे कॉल करती है और गुस्से में ही कहती है कि तुम लोगों ने क्या देख करके मेरी शादी करवाया। इस पर प्रेमलता की माँ उसको समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने जेठानियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा पति सरकारी नौकरी करता है, रेलवे में है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। तुम अपने पति के पैसे के ऊपर मौज करो। वैसे भी तो तुम अपने परिवार से अलग ही रहती हो। अब प्रेमलता की माँ जब उसको समझाती है, तो आखिरकार प्रेमलता भी अपनी माँ की बात को मान जाती है। लेकिन शादी के जैसे ही 15 दिन का समय बीतता है, जयकिंदर अपनी पत्नी को छोड़ करके वापस अपनी नौकरी पे चला जाता है। लेकिन जयकिंदर अपने बड़े भाई की बेटी दिव्या से यह कह करके जाता है कि रात के समय तुम्हारी चाची अकेले रहती है, इसीलिए तुम भी उसी के पास जाकर के सो जाना। उसके बाद से दिव्या जब भी शाम के समय स्कूल से आती है, शाम के समय अपना खाना वाना खाने के बाद जब वो पढ़ाई लिखाई करती है, अपनी चाची प्रेमलता के पास सोने के लिए जाती है। इधर प्रेमलता अपने घर के भीतर अकेले तो रहती है, लेकिन घर का सामान खाना उसको ज्यादा पसंद नहीं होता है, वो बाहर का खाना पसंद करती है। ज्यादातर वो बाहर की चीजें मंगवाया करते थे, पसंद करते थे। इसीलिए जयकिंदर जब अपनी नौकरी पे जाता है, तो अपने ही पड़ोस का रहने वाला दोस्त सोनू से कह करके ये बात जाता है कि तुम्हारी भाभी को जब भी किसी चीज का जरूरत अगर पड़ेगा, तो मार्केट से बाजार से ला करके उसको देना। जयकिंदर जब अपनी नौकरी पे वापस चला जाता है, सोनू भी अक्सर अब प्रेमलता के घर के भीतर जाना शुरू कर देता है। उसको किसी भी चीज की जरूरत होती है, ला करके बाजार से उसे दे देता है। अब सोनू जिसकी उम्र होती है करीब करीब 18 वर्ष, जो देखने में काफी खूबसूरत होता है। लेकिन सोनू जब प्रेमलता के घर के ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है देवर भाभी का रिश्ता होता है, अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक भी किया करता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते सोनू और प्रेमलता कब एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, दोनों को ही नहीं पता चलता है। आखिरकार एक दिन सोनू जब प्रेमलता से कुछ सामान लाने के लिए उसके घर पे जाता है, पूछताछ करने के लिए, प्रेमलता जो है सोनू को अपने घर में बिठा लेती है और उसे गंदी गंदी भद्दी भद्दी मजाकें करती है। तरह तरह की बातें कह करके जब मजाक करती है, तो सोनू को भी ये बात समझने में काफी देर नहीं लगता कि प्रेमलता आखिर उससे चाहती क्या है। और आखिरकार उसी दिन ही प्रेमलता के घर के भीतर ही शर्म की सारी सीमाएं लांघ जाता है। एक बार जब ये दोनों के बीच में जब रिश्ता कायम हो जाता है, तो ये रोज का सिलसिला सा हो जाता है। उसके बाद से सोनू को जब भी मौका मिलता है, प्रेमलता के घर के भीतर जाता है और उसी के घर के भीतर ही उससे मुलाकात होती है, उससे बात होती है, बाकी सारी चीजें होती है। दिन तो काफी अच्छे तरीके से बीतता है, इस बात की जानकारी जयकिंदर को कभी भी नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन प्रेमलता सोनू को रात के समय ही अपने घर के भीतर बुला लेती है। अब करीब 9 बजे के आसपास सोनू जब प्रेमलता से मिलने के लिए उसके घर के भीतर जाता है, उसी समय उसी दौरान दोनों के बीच में दैहिक संबंध बनना शुरू होता है। लेकिन तभी इधर दिव्या जो है अपनी पढ़ाई किए बगैर ही प्रेमलता के घर के भीतर घुस जाती है। अब जैसे ही दरवाजा खोल करके घर के भीतर जाती है, दोनों को
आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोनों मोहे मोहे कर रहे थे, दोनों की इस तरह के जैसे नजारा देखते हैं। दिव्या देखी, सोनू तो वहां से उठ भाग जाता है, लेकिन प्रेमलता तुरंत ही दिव्या के सामने खड़ी होती है और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। लेकिन प्रेमलता दिव्या को समझाते हुए कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, चाचा को बिल्कुल नहीं बताना। लेकिन दिव्या प्रेमलता के ऊपर भारी पड़ जाती है। दिव्या प्रेमलता को धमकी देते हुए कहती है कि जब चाचा आएंगे मैं इस बारे में सब कुछ उनको कह दूंगी। जब इस तरह की बातें वो कहती है, प्रेमलता एकदम से घबरा सा जाती है, डर जाती है। प्रेमलता कैसे भी दिव्या को यकीन दिलाती है कि जो कुछ भी मेरे से गलती हुई है, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे आप माफ कर दो और इस बारे में किसी को कुछ आप बताना। आखिरकार दिव्या भी प्रेमलता की बात को मान जाती है। अब दिव्या तो प्रेमलता के ऊपर भरोसा कर लेती है, लेकिन प्रेमलता को अक्सर डर सा लगने लगता है। इसीलिए प्रेमलता एक दिन फिर से सोनू के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि इससे पहले कि मेरा पति घर पर आए और दिव्या उसको सब कुछ बता, क्यों ना हम दोनों मिलकर दिव्या को इस दुनिया से ही हटा देते हैं। अब दिव्या को इस दुनिया के हटाने की जब बात सोनू से वो कहती है, सोनू भी प्रेमलता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से प्रेमलता और सोनू दोनों मिलकर के जब अपना प्लान तैयार करते हैं, षड्यंत्र बनता है। इस प्लान के भीतर सोनू अपने ही दोस्त मनीष को भी शामिल करता है। मनीष जो कि नगला मोनी का रहने वाला होता है। दरअसल इधर प्रेमलता जो दिव्या के साथ में हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती थी, इसी समय का वो सहारा लेती है और 26 दिसंबर 2016 को हर रोज की तरह ही प्रेमलता दिव्या को लेकर के मॉर्निंग वॉक पे चली जाती है। सुबह में जब वो टहलने निकलती है तो दिव्या को सीधे लेकर के राजेंद्र के खेत में पहुंचती है, जहां पर पहले से ही सोनू और उसका दोस्त मनीष छिप करके बैठा हुआ था। प्रेमलता दिव्या को लेकर के जैसे ही राजेंद्र के खेत में जाते हैं, इधर सोनू और मनीष एक धारदार हथियार से दिव्या के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब दिव्या भी अपने बीच बचाव में प्रेमलता से लड़ बैठती है, जिस कारण से दिव्या के कान की बाली और उसकी चप्पल भी निकल जाती है और साथ ही साथ प्रेमलता के हाथ की जो लाल चूड़ियां जो टूट करके कुछ गिर जाती है। लेकिन सोनू और मनीष उसी तेज धारदार हथियार से दिव्या के शरीर पे इतने बार वार करते हैं कि जिसके कारण से दिव्या की उसी जगह मौत हो जाती है और उसके बाद से सबके सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। वाकई में जब प्रेमलता ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताती है, तब पुलिस प्रेमलता के ही कहने पर उसके प्रेमी सोनू और उसके दोस्त मनीष, इन दोनों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लेके आती है और पुलिस इन तीनों के ऊपर अपने गिरफ्तार करने के बाद इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।